अब आज हमारा कनाडा जो है, चूंकि उसको यूक्रेन से बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारे से तो प्यार है ही नहीं, खास तौर से आमिर से तो बिल्कुल ही नहीं प्यार है जी। देख लें, साल हो गया ना इसकी मुश्किल से रो रो के, एक तो होता ही, अब फिर से अब इसका पासपोर्ट नहीं आ रहा। तो आमिर तरह के लोगों से तो बिल्कुल ही प्यार नहीं है और हमसे भी नहीं है। प्यार किससे है? यूक्रेन से। तो यूक्रेन के साथ प्यार और दिखाते हुए हमारी जो कनेडियन गवर्नमेंट है उसने और सैंक्शंस लगा दी हैं। जितनी वो एड एजेंसीज और जितनी भी जो थी ये PR एजेंसीज थी जो कि ऑयल एंड गैस के साथ की PR और एडवर्टीजमेंट्स करती थी और रशिया के साथ रिलेटेड थी, उन सब के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसकी जो जानकारी है वो हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एंजेलिना जोली, मैं हमेशा को कहती हूँ मेलेनी जोली, क्योंकि ये बड़ी हसीन है, ये भी एंजेलिना जोली की तरह। बहरहाल जी मेलेनी जोली जो है हमारी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी 28 आउटलॉ टाइप्स ऑफ कनेडियन कंसल्टेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट्स जो थे, जो कि काम कर रहे थे इनके साथ तो उन सब के ऊपर जो है हमने अब सैंक्शंस लगाई हैं। हालांकि ये जो है 50% ऑफ कंट्रीज़ रेवेन्यूज़ जो हैं ये जनरेट करते हैं। तो बहरहाल जी ये आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले और लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे पुतिन साहब को, तो इसलिए उनकी डायरेक्ट जो है वो इन कंपनीज़ की उनके साथ डीलिंग थी, तो इसलिए हमने और इनको ज़रा, यानी कि बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा रहे हैं रशिया को, ताकि कुछ करने के वो काबिल ना रहे। तो बहरहाल ये कितनी अच्छी बात हो सकती है ये आप खुद सोचें। किम्बरली मरे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ऑफ कनाडा की, इनको अब जो है स्पेशल एक ओहदा दिया गया है स्पेशल इंटरलोक्यूटर का, कि ताकि इनको कहा गया कि जो ये जो फॉर्मर रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, इनके जो अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं उनको आपने देखना है, उनके बारे में जो है लॉज बनाएंगे और उनको स्ट्रेंथन करेंगे, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं गलत किस्म की, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अनमार्क्ड बरियल साइट्स जो हैं इनको अपने आइडेंटिफाई करना है। ये असल में मेंबर हैं महानास्ताके मोहॉक नेशन की, तो जाहिर है कि ये उन्हीं में से हैं। तो इन्होंने कहा जी, आज वादा किया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो हार्म इन लोगों को दिया गया है, इनके बच्चों को दिया गया है, उसको रोका जाए। इसकी आज अनाउंसमेंट जो थी, इनकी अपॉइंटमेंट की जस्टिस मिनिस्टर जो हैं डेविड लमैटी और क्राउन इंडिजिनस रिलेशंस में जो मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने आज इनके बारे में की है। और ये जो हैं किम्बरली मरे, ये बड़ी जो हैं वो हैं इस तरह की एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट थी इस मामले के ऊपर। वो हमेशा कहती थी कि भाई ये जो है फर्स्ट नेशंस यहाँ पे इनके मामलात पे गौर करने की ज़रूरत है। तो अब उन्होंने कहा जी कि इन्हीं को लगाया जाए, क्योंकि इनसे अच्छा इन मामलात को कोई नहीं जान सकता है। अच्छा जी, दो टीन्स के ऊपर जी आमिर साहब टोरंटो पुलिस ने चार्जेस लगाए। सोचो जरा, 2 लड़कों के ऊपर कितने चार्जेस लगे होंगे? 2, 4, 5, 10, 15, कितने? 2-4 ही लगे होंगे। 100 चार्जेस लगाए गए हैं जी। टोरंटो पुलिस ने इन 2 लड़कों के ऊपर 100 चार्जेस लगाए हैं, क्योंकि ये कार लिफ्टिंग के अंदर जो थे शामिल थे। 11 डेज जो मई के महीने के थे, उसके अंदर इन्होंने 12 गाड़ियां जो हैं बिटवीन मई 15 टू मई 26 इन्होंने चोरी की थी। और ये 2 लोग जो थे, इनको बड़े अरसे से पुलिस ढूंढ रही थी और ये मिल नहीं रहे थे। बहरहाल जी फिर इनको पिन पॉइंट हो गए, ये इनके बारे में पता चला, किसी ने इत्तला दी पुलिस को कि 2 मेल्स जो हैं वो एक स्टोलन व्हीकल ब्रैम्पटन के अंदर चला रहे हैं। तो टोरंटो पुलिस ने फिर उसके बाद इनको जब हंट डाउन किया, तो इनके पास से लोडेड हैंडगन्स, रेप्लिका हैंडगन्स और कार थेफ्ट टूल्स और क्लोथिंग और बहुत कुछ जो है इनसे निकला। लेकिन पुलिस कहती है कि थैंक गॉड असल कोई जो है इन चीज़ों के, इन वारदातों में कोई जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ है। तो एक लड़के का नाम तो उन्होंने जारी किया है, उसका नाम है टाइलक जोन्स और 44 ऑफेंसेस में के लिए इसको चार्ज किया है। और दूसरा लड़का 17 इयर्स का है, तो इसलिए उसका नाम नहीं बता रहे हैं, और उसको भी 56 जो ऑफेंसेस हैं उसके अंदर चार्ज किया है। तो आप सोचेंगे छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं और इस उम्र में इनके पुलिस केसेस बनेंगे, तो आगे की इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी। बहरहाल जी दे जस्ट डू इट फॉर फन या थ्रिल के लिए, और फिर गलत काम का गलत नतीजा होता है। ये मॉडर्ना जो है जी, उसने बहुत दिनों से ये अपनी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग बना रहे थे। तो आज उन्होंने बताया है कि ये जो ओमिक्रॉन आया है उसके अगेंस्ट भी हमारी ये जो कॉम्बिनेशन जो ड्रग है, जो कि ओरिजिनल शॉट को दूसरी के साथ जो है वो शामिल करके बनाई गई है, वो अब इसका ख़तरा कम करेगी और लोगों को बाकी के आने वाले जो फ्यूचर के कोरोना वायरसेस हैं उनसे भी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। उन्होंने कहा जी कि ये इसमें हमने देखा है कि जब हम जिन लोगों को हमने दी है तो बहुत ज़्यादा वायरस फाइटिंग एंटीबॉडीज़ का इंक्रीज़ हो जाता है उस इंसान के अंदर जिसको ये दिया जाता है। तो ना सिर्फ ओमिक्रॉन बल्कि और भी बहुत सारे म्यूटेंट जो कोरोना वायरसेस हैं उनसे ये फ़ाइट कर सकती है हमारी दवाई।
रशिया और टर्की जो हैं जी, ये अब एक डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मेवलत गोवोस्लू, उन्होंने आज होस्ट किया हुआ था अपने रशियन काउंटर पार्ट सर्जे लैवरॉव को अंकारा के अंदर, और उसमें ये बात कर रहे थे कि जी ये जो ग्रेन है इसको गुजरने दिया जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि वीट जो है उसका बहुत ज़्यादा डीप हो गया है क्राइसिस। तो ये कहा गया था कि ये जो ब्लैक सी है इसमें से इनको गुजरने दें, और ब्लैक सी में मसला ये है कि कुछ एरिया के अंदर रशिया ने जो है वो माइंस लगाई हुई हैं। तो रशिया ने वैसे तो वादा किया है कि हम शिप्स को गुजरने देंगे और हम जो है उसको डी माइंड एरिया से बोलेंगे कि जी तुम उधर से जाओ, और जहाँ पे हमने वो लगाई हुई हैं उधर से आप ना जाएं, क्योंकि फूड का क्राइसिस दुनिया में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया था कि यूक्रेन जो है उसको एक्सेस दिया जाए, क्योंकि ये अगर एक्सेस मिलेगा तो ही 22 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन जो कि इनके पास अभी यूक्रेन के पास पड़ा है वो बाहर शिप आउट किया जा सकता है डिफरेंट कंट्रीज में। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यूक्रेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट और कॉर्न है। टर्की का इसके अंदर कहना है कि जी आप जो है ये सैंक्शंस हटाएं रशिया के ऊपर से। रशिया जो है उसका ये कहना है कि हम ये कॉरिडोर जो हैं खोल देंगे अगर ये जो स्पेशली जो यूक्रेन की जो पोर्ट है ओडेसा, ताकि ये सारा जो ग्रेन है ये बाहर जा सके ब्लैक सी से। लेकिन एक्सपर्ट्स का दुनिया में कहना है कि रशिया ने तो पहले भी बहुत सारे वादे किए थे और कहा था कि मैं यूक्रेन पे इन्वेजन नहीं करूंगा, लेकिन उसने फिर अटैक किया और इन्वेड किया, तो फिर हम रशिया की बात कैसे माने। तो बहरहाल ये कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके रहते हुए जो फूड क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है। तो अब देखेंगे इनको इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा जनाब आमिर साहब, ईरान ने तो आज फिर बड़ा 30 मार खान वाला काम किया है जी। डरते तो है नहीं ना ईरानी किसी से, बिल्कुल नहीं डरते। अच्छा जब इनकी डील बन रही थी, आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले ओबामा साहब के ज़माने में कि जी आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें और हम आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे, तो उस वक्त IAEA वाले और उसके बाद भी कुछ इंस्पेक्टर्स आए थे और उन्होंने कहा था जी हम कैमराज लगा देंगे ताकि आपकी मूवमेंट हम देख सकें। आज ईरान ने क्या किया, अब ये बातें लिंगर होती जा रही है ना। ट्रंप साहब ने कहा था हमने ईरान से बात नहीं करनी, बाइडन साहब ने कहा नहीं हम फिर से करेंगे, दूसरी वेस्टर्न पावर्स कर रही थी, अमेरिका नहीं बैठ रहा था। तो अब फेड अप होके ईरान ने, क्योंकि सैंक्शंस तो हटा नहीं रहे ईरान से, ईरान ने आज वो सारे कैमरे हटा दिए उसने कहा इनकी बत्ती गुल करो भाई बत्ती गुल बस बत्ती गुल, ये आप कैमरे बंद करो। हाँ कैमरे बंद करो। ये एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान जो है इसने कहा जी हम टर्न ऑफ करें ये ऑनलाइन एनरिचमेंट मॉनिटर्स और फ्लो मीटर सिस्टम्स जो हैं इन सब की बत्ती हम गुल कर रहे हैं। तो जाहिर है अब इसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA इसने बड़ा इसका बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि आपको ये करना नहीं चाहिए था। तो ईरान ने कहा जी हमने आपको इतला दे दी थी, ईरान ने आपको बता दिया था कि हम ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई ढक छुप के ये जो है ये काम किया है। तो ये उन्होंने बताया। लेकिन ईरान से आज एक अफसोस का जो वाकया है वो ये आया है कि एक ट्रेन थी वो इधर यहाँ पे डिरेल कर गई है और उसके अंदर 50 लोग सफ़र कर रहे थे, उसमें से 17 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है। तो अब इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है कि भाई ये कैसे हुआ, ये सारे मामलात कैसे हुए। ये जा रही थी तबस के अंदर और ये डिरेल हुई वहाँ पे तेहरान से थोड़ी ही दूर, और अब वहाँ पे बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स और एम्बुलेंसेज और हेलीकॉप्टर्स जो थे वो देखे जा रहे थे। और वो ये जो 7 में से 4 बोगियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, हमारे जो टीवी देख रहे हैं उनको, तो वो डिरेल जो हुई थी उसमें अब वो तलाश कर रहे हैं कि कोई अंदर रह तो नहीं गया, ज़ख्मी है या डेथ हो गई है। तो वो सारी जो है काम चल रहा है। अच्छा जी, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडन साहब हैं वो समिट ऑफ अमेरिकाज करा रहे हैं। दिस इज़ द 9th समिट ऑफ अमेरिकाज। तो अब देखें ना, नाम क्या है, नाम है समिट ऑफ अमेरिकाज। तो इसके अंदर अब होने कौन चाहिए, सारे अमेरिकाज के कंट्रीज़। हमने आपको कल बताया था या परसों हमने आपको बताया था शायद कि जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं लोपेज, उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं बॉयकॉट कर रहा हूं इसका। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने क्यूबा, वेनेजुएला और निकरागुआ को कहा था कि हम इनको नहीं बुला रहे, और ट्रूडो साहब ने भी कहा था जी कि कुछ लोगों की फिलॉसफी हमसे नहीं मिलती, तो शायद इसलिए अमेरिका जो है उसने ये किया। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि क्यूबा, वेनेजुएला, निकरागुआ को तो बुलाया नहीं है अमेरिका ने, ठीक है जी। और मैक्सिको ने कहा था हम बाइकआउट करेंगे। बोलिविया, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम भी अटेंड नहीं कर रहे हैं ये। तो अगर ये 7, 8, 9 कंट्रीज जो हैं अमेरिकाज की ये इसके अंदर अटेंड ही नहीं कर रही हैं, तो सिर्फ जो है अमेरिका, कनाडा और 1-2 और कंट्रीज बैठ के तो इसके अंदर क्या बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने कहा था बाइडन साहब ने कि हम जी डेमोक्रेसी की और हम जो है डिफेंस लाइंस की और सारी चीज़ें जो डैमेज किया था ट्रंप ईरा में उसको ख़त्म करने की बातें करेंगे। तो भाई आप क्या
क्या करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी ईरान का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये 8-9 कंट्रीज़ जो हैं, बल्कि 10 कंट्रीज़ जो हैं वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं। और हिस्टोरियन एलेजेंड्रो वेलास्को और रोबर्टो लोवोटो, ये भी अवार्ड विनिंग सल्वाडोरियन यूएस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो बाइडन साहब ने समिट ऑफ अमेरिकाज बुलाई है ये बिल्कुल फेल हो गई है, जाहिर है, विच इज़ ऑब्वियस ऑफ कोर्स। तो वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये अब अपने गोल्स जो हैं ये कैसे फुलफ़िल करेंगे अगर जो हैं ये इतने सारे कंट्रीज़ नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले आपको अगर पता होए, हमने आपको पूरी एक जो है रिपोर्ट बताई थी रिचर्ड ऑल्सन के बारे में कि वो किस तरह से लॉबिंग कर रहे थे उसके लिए, कतर के लिए। अच्छा, अब नए खुलासे आए हैं। एफबीआई ने आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीज किए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो फॉर्मर मरीन जनरल हैं जॉन आर एलन, इनको भी इलीगल फॉरेन लॉबिंग कैंपेन फॉर कतर जो है उसके लिए इनको अब जो है जिम्मेदार ठहराया गया है और इनको कहा गया है कि आपके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केस बनाया जाएगा। रिचर्ड ऑल्सन जो थे, आपको पता ही है, यूएई में और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर थे और इन्होंने कहा था कि जिस वक्त मैं अभी ये सर्विस में ही थे तो इन्होंने जो है लॉबिंग शुरू कर दी थी। इमाद जुबैरी जो कि एक पॉलिटिकल डोनर थे, उन्होंने इनको जो है वो कांटेक्ट किया था, जिसको कि अब यूएस कोर्ट के अंदर ये 12 ईयर प्रिजन जो है वो काट रहे हैं, क्योंकि इनको पहले ही पकड़ लिया गया था। और उनके मुताबिक ये जो थे एलन साहब, ये जो हैं मरीन जनरल एलन और ये रिचर्ड ऑल्सन, ये सारे जो हैं इनको इसने कांटेक्ट किया था और इनको कहा था कि जी आप इनके लिए लॉबिंग करें ताकि जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसके साथ आप ये जो क्राइसिस, डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ गया है कतर का और उसके नेबर्स का, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, तो उसके साथ जो है ख़त्म किया जा सके। तो उसके लिए अच्छा, ये जो यूएस में जो लॉ है कि जब आप हाजिर सर्विस होते हैं तो आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए, कोई या कंट्री के लिए काम नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपका जो है टेन्योर ना सिर्फ ख़त्म होए बल्कि 3 साल और तक आप जो हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, बड़े हाई पोजीशन पे थे, आपके कॉन्टैक्ट्स थे, तो अब वो आप कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट्स को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये जो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये जो लॉ है, इस लॉ को जो है वो करेंगे और इसलिए भी आज इनके ऊपर केस बनाया गया है एलन साहब के ऊपर कि इनको बहुत सारे जो है ईमेल्स भेजे गए थे 2020 में कि तुम आओ, इंटरव्यू दो और हमें बताओ कि असल में क्या हुआ है, और इन्होंने जो है कोई अपीयर नहीं हुए थे और इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो ये आज की बहुत बड़ी अमेरिका की खबर है जो कि ये आज हेडलाइंस जो है वहाँ के अखबारों में बनी हुई है। पाकिस्तानी बॉर्न यूएस सिटीजन डॉक्टर आसिफ महमूद जो हैं जी, इन्होंने आज कैलिफोर्निया से जो है वो जीता है डेमोक्रेटिक जो प्राइमरी की जो रेस हो रही थी उसके अंदर, और इन्होंने अपना जो रिपब्लिकन कैंडिडेट था उसको हराया है और कहा जा रहा है कि 11% इन्होंने ज़्यादा वोट्स लिए हैं। डॉक्टर महमूद जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं वहाँ पे और ये जो हैं पहली जो फर्स्ट कांग्रेशनल रेस जो है वहाँ पे वो इन्होंने अब हासिल कर ली है और ये है कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट 40 की, और इन्होंने जो है यंग किम जो इनके रिपब्लिकन काउंटर पार्ट थे उनको हराया है। डॉक्टर महमूद के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खारियां, पंजाब के खारियां इलाके से हैं और इन्होंने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से एमबीबीएस की डिग्री ली थी और अमेरिका के अंदर काफ़ी ये जो हैं बड़े डॉक्टर, एज अ बड़ा मेजर डॉक्टर जो हैं वो उसमें काम कर रहे थे। तो अब ये फर्स्ट राउंड इन्होंने जीती है, तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब ये आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बहरहाल ये काफ़ी बड़ी जो है वहाँ पे जीत समझी जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जनाब आज जो अमेरिका के जनरल हैं चार्ल्स ए फ्लिन, कमांडिंग जनरल यूएस आर्मी पैसिफिक जो हैं वो आज इंडिया में पहुंचे हुए हैं और उनको सारा कुछ बताया गया कि चाइना जो है कैसे इंडिया के कुछ इलाकों के ऊपर जो है वो कब्जा कर रहा है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इनकी मुलाकात आज हुई इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल मनोज पांडे के साथ और इन्होंने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की और 4 दिन के विजिट पे आए हुए हैं ये इंडिया, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि ये जो लद्दाख का एरिया है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर चाइना जो बढ़ता जा रहा है उसमें इनको कैसे रोका जा सकता है। और जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने फिर इनसे क्वेश्चन किया कि आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी आई ओपनिंग है और बड़ी अलार्मिंग है जिस तरह से चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारे ब्रिजेस और ये सारा कुछ वहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो हम इसको सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। इसके
अलावा जनाब इरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला जो हैं वो भी हिंदुस्तान में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी 2 मुलाकातें की हैं। एक तो उन्होंने जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल साहब, उनके साथ मुलाकात की और दूसरी मुलाकात उन्होंने की है मोदी जी के साथ। तो ये जो यहाँ पे इनकी जो बातें हैं वो उसके अंदर इन्होंने हुसैन आमिर अब्दुल्ला साहब ने एक दफ़ा से फिर कहा कि ये जो मुस्लिम सेंसिटिविटीज़ हैं इनका हिंदुस्तान को ख्याल करना चाहिए और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में नौज़बिल्ला जो अभी बीजेपी के 2 फॉर्मर जो फंक्शनरीज थे जिन्होंने बात की तो वो सही नहीं है। तो इनको जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने इनको इनवाइट किया था, बल्कि मिनिस्टर हैं वो ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के, उन्होंने इनको बुलाया था और उनके इनविटेशन पे ये आए थे हिंदुस्तान। तो यहाँ पे मिलने के बाद उन्होंने अपने जब कंसर्न शो किए तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कहा कि नहीं, हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की बड़ी इज्जत है हमारे दिल में और हमने जो है फ़ौरन एक्शन लिया और उनको किया। तो फिर इनकी जो म्यूचुअल अग्रीमेंट आई है, जो वो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ईरान समझता है कि इंडिया ने जो है वो करेक्टिव मेजर लिया है और एक अग्रीमेंट इनके बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ऑन सिविल एंड ट्रेड मैटर्स साइन किया गया है, जिसकी की वजह से ये ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको अब ये दोनों जो है क्रैक कर सकेंगे, ईरान और इंडिया दोनों मिलके। एक रिपोर्ट आज आई है इंडिया के कुछ अखबारों में और इसके मुताबिक जो है बीजेपी में अब कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहेगा जो इनके राज्यसभा के मेंबर्स बनेंगे बीजेपी की तरफ से। उसकी वजह ये उन्होंने बताई है कि जी कि जो 3 लोग अभी तक थे, एक थे मुख्तार अब्बास नकवी, एक सैयद ज़फ़र इस्लाम और एक MJ अकबर, इन सब का टेन्योर जून और जुलाई के अंदर एंड हो रहा है। तकरीबन 300 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर और उसमें भी कोई मुसलमान नहीं है। ये कहा जा रहा था जी कि जिस वक्त यूपी के 2022 इलेक्शंस हो रहे थे तो यहाँ पे खास तौर पे इनको कहा गया था कि यूपी के अंदर ये जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने कोई भी अपने साथ मुस्लिम्स को नहीं मिलाया। हालांकि 100 सीट्स में से एटलीस्ट उन्होंने कहा था कि 20 मुस्लिम कैंडिडेट्स होना चाहिए टू रिप्रेजेंट 30% ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन और 140 विद 20% जो पॉपुलेशन की इनकी रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की और 40 में थी 60 to 70% रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फिर भी बीजेपी ने यूपी से किसी मुस्लिम को फील्ड नहीं किया था। तो अब ये इनको पूछा जा रहा है कि ये जून जुलाई के महीने में जब ये 3 भी चले जाएंगे तो बीजेपी के अंदर तो कोई मुस्लिम फेस रहेगा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर कोई बीजेपी की तरफ से तो जवाब नहीं आया है, मगर इनके एक ऑफिशियल ने, बीजेपी के मुस्लिम ऑफिशियल ने कहा है कि कुछ लोगों को शायद एक्सटेंशन दी जा रही थी, लेकिन इसलिए नहीं दी जा रही कि शायद उनसे कुछ और बड़ा काम जो है वो लेना है। तो अब ये काफ़ी जो है इसने आंखें रेज़ की हैं हिंदुस्तान के अंदर कि इतनी बड़ी ज़ाहिर है नेशनल लेवल पे ये पार्टी है और रूलिंग पार्टी भी है, तो इसके अंदर कोई मुस्लिम जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना राज्यसभा के अंदर ना ही लोकसभा में। तो ये अब काफ़ी चिंता का बायस है जी। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा मुल्क और कोई मुसलमान उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और वो इंडिया जो कि अपने आप को सेकुलर इंडिया कहता है। ठीक है। अच्छा जी, आपको याद ही होगा कि एक वाकया हुआ था रेप का, निर्भया केस आया था 2012 में इंडिया में, जिसने सारे हिंदुस्तान को हिला दिया था, जिसमें कि एक बस के अंदर एक जो बच्ची थी उसको रेप किया गया था। उसी तरह का मिलता जुलता अब एक किस्सा जो है वो बिहार के अंदर आया है और एक चलती बस के अंदर जो है 3 लोगों ने एक माइनर लड़की जो है उसको अलेजडली रेप किया है। ये इस बच्ची का कहना ये था कि जी इसको इन्होंने कहा कि आओ हम तुमको जो है वो कोल्ड ड्रिंक देते हैं, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक में इन्होंने एक गोली डाल दी थी, उसको पीते ही जो है ये अनकॉन्शियस हो गई और उसके बाद इन्होंने गैंग रेप इसको किया। तो अब जो 3 एक्यूज्ड हैं, पुलिस का कहना है कि उसमें से 2 एक्यूज्ड जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और बस जो है उसको सीज कर दिया गया है और बच्ची जो है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। तो अब ये फिर से हर वक्त ये राइट्स ग्रुप जो है इंडिया में कह रहे हैं कि भाई ये जो मोदी जी का नारा था बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये जो नारा है ये कहाँ तक ठीक है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन अ गर्ल इज़ बीइंग रेप्ड एंड गैंग रेप्ड समटाइम्स। जैसे कि अभी हमने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि हैदराबाद में एक बच्ची जो है उसको भी इसी तरह किया गया है। तो अब ये वाक़े जो हैं बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ भी लोग कह रहे हैं एक्टिविस्ट इंडिया में कि कुछ रोक नहीं लगाई जा रही है। तो अब पता चलेगा। पाकिस्तान के अंदर जी कहा गया है कि जितनी भी मार्केट्स हैं वो
30 को शट डाउन कर दी जाएंगी, क्योंकि बिजली जो है उसका बड़ा क्राइसिस मुल्क में शुरू हो गया है। ये एक मीटिंग हो रही थी जिसको कि चेयर कर रहे थे जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और इसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स थे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के। जो केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान, वो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा था। बहरहाल चारों सूबे जो हैं इस बात पे राज़ी हो गए हैं इन प्रिंसिपल के 8:30 के बाद से ये जो है सब बंद कर दी जाएं। अब इनके ऊपर कंसल्टेशंस चलेंगी। पंजाब और बलूचिस्तान ने कहा है जी कि हमको अपने ट्रेडर से पूछना पड़ेगा कि क्या उनके लिए ये फीजिबल है कि नहीं है। तो फिर सिंध भी इसमें शामिल हो गया है। तो अब अगर 3 सूबे जो हैं वो अपने बिजनेस कम्युनिटी से पूछ के बताएंगे, तो अब लग नहीं रहा कि जैसे ये 8:30 बंद कर सकते हैं। बहुत मुश्किल, तो मुश्किल हो गया है ना। तो अब देखेंगे क्या होता है इसके ऊपर। इसके अलावा जी गवर्नमेंट ने आज ये भी अनाउंस किया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वेडिंग्स 10 बजे के बाद आगे नहीं जाएंगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी 1 डिश सिर्फ सर्व की जाएगी इनके अंदर, और कोई ये 10 किस्म के जो खाने जो दिए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं दिए जाएं। और उन्होंने कहा है जी कि ये इसमें हम वैसे तो उन्होंने कहा था कि हम हौले हौले, आपको हमने कल ही खबर बताई थी कि हम लोड शेडिंग ख़त्म करते जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जी कि नहीं, वेडिंग्स जो हैं वो रात गए तक चलती हैं और बिजली का क्राइसिस है, तो ये वेडिंग्स नहीं चलेंगी। और वैसे भी वेडिंग्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा वो रोशनियाँ की जाती हैं, तो वो, और उन्होंने कहा जी कि ये नोटिफिकेशन जो है 10 बजे तक की वेडिंग और 1 डिश जो अलाउड होएगी अब वेडिंग्स में इस्लामाबाद में, उसके नोटिस इस्लामाबाद पुलिस और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजे जा रहे हैं, और वायलेटर्स जो हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, इनके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करने की ज़रूरत है। एक लिहाज से तो अच्छा है 1 डिश होनी चाहिए, क्योंकि इतने बेतहाशा खाने के ऊपर इतना पैसा लगता है ना। आप सोचें कि कई कई लाख रुपए का जो बिल होता है वो सिर्फ खाने का होता है, ये मैरियट का और सरीना होटल का इस्लामाबाद जी। आप ये तो होटल्स के नाम ले रही हैं। कहीं भी आप जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ भी अब लाखों में जो है ना वो खाना जो है वो जिसमें आपकी 1 या 2 3 डिशेस होंगी, ऐसे नहीं कि बहुत लेविश खाना हो। तो ये तो आप मैरियट या पीसी या वारी सरीना, आप मतलब ये तो 5 स्टार होटल्स की आप बात कर रही हैं। अगर आप जो गली मोहल्ले में जो बैंक्वेट हॉल्स खुल गए हैं पाकिस्तान में हर बड़े शहर में, आप उनका हाल देखें तो आपको नहीं किया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक ये अच्छा स्टेप है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकली फेस किया है, होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जो फायदा होना है इस पूरे सिचुएशन में वो जो हमारे पुलिस भाई हैं उनकी चांदी होने वाली है। बिल्कुल वही बात है। असल में हुआ है तो बिल्कुल आमिर की बात को मैं एंडोर्स करती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे जो अमीर लोग इस्लामाबाद में थे ना, जब उनके ऊपर जब वो आती थी ना पुलिस या वो करती थी, या तो वो कहते थे अच्छा जी पैन साढ़े नाल मुका लो, या फिर वो कहते थे जी फाइन दे देंगे, हम फाइन दे देंगे। तो वो फाइन दे के ना, तो वो कहते थे फाइन देंगे मगर खाने का हम ये ऐसे नहीं रोकेंगे, खाना चलेगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको फॉलो किया था उस वक्त भी। तो बहरहाल देखेंगे अब क्या है, क्योंकि वैसे भी हमारी कौम को बात माननी तो वैसे भी नहीं आती। तो बहरहाल देखेंगे अब क्या होता है। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब ने कहा है कि अब वो अपने सारे वर्कर्स को कहा है कि भाई तैयार रहो, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा फिर से हम जलसा करने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो मैं जो है ये पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जिहाद कर रहा हूँ मुल्क के लिए, इसलिए कि इन करप्ट लोगों को कंट्री को रन करने का कोई भी जो है वो हक नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो रूलिंग कोalition गवर्नमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेप्स उठा रही है। मेरे 3.5 साल का जो मेरा टेन्योर था उसके अंदर हमने सिर्फ 55 और 50 रुपीज़ पर लीटर बढ़ाया था पेट्रोल और डीजल की कीमत। इन्होंने पिछले 10 डेज़ में 60 रुपीज़ जो है अभी तक बढ़ा चुके हैं और भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है ये इस तरह नहीं रह सकते। ये एक PTI की नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग है वो कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो ये बातें उन्होंने सब यही की हैं। उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट फेज में हम, अगर आपको ट्रूली फ्रीडम चाहिए तो हमको जो है रेडी रहो एक और मोर्चा निकालने के लिए। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि हमने PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को बुलाया है, हमने कहा कि हमारे साथ आके बैठो, हमारे साथ बात करो, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन की बात की जा सके। PTV के एक TV प्रोग्राम से बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब। उन्होंने कहा जी कि PMLN जो है वो तो करना चाहती थी अर्ली इलेक्शन, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का बिहेवियर जो है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, तो इसलिए हम जो है अब नहीं करेंगे अर्ली इलेक्शन। हमने अपनी कोalition पार्टियों से भी पूछा है, और अगर कोई भी इस्लामाबाद में आने की कोशिश करेगा तो उसको गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी, और अगर इन्होंने जो है ये ना किया तो इनके ऊपर जो है फिर से जो है वो सख्ती की जाएगी इनके साथ। और उन्होंने कहा जी कि ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये सब इमरान खान के बनाए हुए हैं। और इन्होंने कहा ये जो ब्राइब्स के चार्जेस हैं, फराह खान उर्फ गोगी जो कि फर्स्ट लेडी की बड़ी क्लोज फ्रेंड थी, उनको अब जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।
तो ये आज इन्होंने बातें की। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक जो DG ISPR हैं उन्होंने आज कहा है कि ये जो खामखा की बातें अदारों के साथ नाम लगा के उनके लगाई जाती हैं, ये दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। वो बात कर रहे थे जनाब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जहांगीर तरीन साहब के बारे में, जिसके बारे में अभी एक ट्वीट आई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे कहा गया है कि तुम इमरान खान के अगेंस्ट काम करो। जहांगीर तरीन के मुताबिक के मुतल्लिक ही आई थी शौकत तरीन सॉरी जहांगीर तरीन नहीं, शौकत तरीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, शौकत तरीन, उनके खिलाफ आई थी कि वो कह रहे थे कि जी इसमें एक जर्नलिस्ट जो था वो क्लेम कर रहा था अपने टीवी शो में कि शौकत तरीन ने को ये कहा गया है कि तुम इमरान खान को बिट्रे करो और तुम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तुम हेल्प करो। तो शौकत तरीन साहब ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया गया था और उन्होंने कहा था कि ये एक ब्लेटेंट लाई है, और यही ज़बान आज जो है ISPR ने भी कहा है कि ये ब्लेटेंट लाई अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैलिशियस एलिगेशंस जो हैं इनको बंद करना चाहिए और खामखाई अदारों और लीडर्स के खिलाफ जो है बात आप ना करें और क्लेम भी ना करें कि हमारे पास अंदर की खबर है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव एक्चुअली अंदर की खबर। PMLN और PPP के बीच में जी अब जो है ये कुछ तय पा गया है कि पंजाब के अंदर अब जो असेंबली इलेक्शंस होंगे उसके अंदर सीटें जो हैं वो कौन किसको कितनी मिलेंगी। आज जो है ये डिस्कशन हो रही थी हमजा शरीफ और जो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के और PPP के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल हाउस में। तो वहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी हम ये जो 20 सीट्स वेकेंट हो गई हैं पंजाब असेंबली में, क्योंकि आपको पता ही है कि PTI की गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दी थी ये सीटें सारी जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो इन प्रोटेस्ट। तो अब वो कह रहे हैं कि इन सीटों के ऊपर अब जो है हम इलेक्शंस करवाएंगे। और आपको पता ही है कि ये PTI के जो लोग हैं वो वापस इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि उनको जो है अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बलूचिस्तान के अंदर जी जो किला सैफुल्ला का एरिया है उसके पास एक बस जो है वो गिरी है और उस बस में अनफॉर्चुनेटली 22 लोगों की डेथ हो गई है। एक उसमें से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है। ये बस जो थी लोरालाई से जोब में जा रही थी जब ये हिल टॉप से गिरी है अख्तर जई के एरिए में, और वहाँ पे जो है अब रेस्क्यू का काम जारी है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। एंड जनाब आवर बाजी इज़ बैक, कंगना रनावत हमारी बाजी जो है, आपको पता ही है कि बाजी कितनी एक्टिव है हमारी, हैं जी कंगना रनावत साहिबा जो है उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, लेकिन सोचती समझती तो है नहीं, बस जो मुंह में आता है बोल देती हैं। खैर उनकी मर्जी है, उनके मुल्क में डेमोक्रेसी है, हैं जी। तो जिस तरह साढ़े मुल्क में डेमोक्रेसी है, आमिर जो मर्जी चाहता है बोलता रहता है, उसी कदे रोके आमिर नू, तो तुसी बाजी नू किस तरह रोक सकते हो, हैं जी। अच्छा तो यही हुआ वहाँ पे। अच्छा जी इन्होंने जो है कतर एयरवेज के जो CEO हैं अकबर अल बाकिर, उनको बहुत बड़ी बातें कह दी कि ये तो इसका आदमी का दिमाग ठीक नहीं है और ये अपने आप को क्या समझता है, और जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़ा आदमी है ये एक बेचारे छोटे गरीब इंडियन आदमी को कैसे दबा सकता है। और वो सब लोग जो कि इन जैसे लोगों को हाईलाइट करते हैं वो जो हैं मुल्क के साथ बहुत सारी बातें कर दी जी, बहुत सारी बातें कर दी। अच्छा जी असल में हुआ क्या था? असल में हुआ ये था कि ये जो नूपुर शर्मा साहिबा हैं जिन्होंने कि भी वो डेरोगेटरी रिमार्क्स प्रॉफिट के बारे में कहे थे, पीस बी अपॉन हिम, तो उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ गया था। और उस पे एक लड़का, एक ट्विटर यूज़र है वैशुदेव, उसने जो है कहा कि जी ये जितने भी इंडियंस हैं इनको ये जो कतारी एयरलाइन है इसको बॉयकॉट करना चाहिए। तो उसने एक मीम की तरह एक जोक बनाया और उसमें अकबर अल बाकर जो CEO हैं कतार एयरवेज के, उनकी एक जो है वो बोल कुछ और रहे हैं लेकिन वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो इसको वैष्णोदेव को कह रहे हैं प्लीज़ तुम इंडियंस यूज़ करते रहो कतर एयरवेज, मत छोड़ो इसको। अच्छा उसने तो मीम बनाई, कंगना बीवी जो है शी फेल फॉर इट। तो उसने कहा कि तुम सारे इंडियंस जो इसके लिए, इस बुली के लिए, इसको जी बस CEO साहब को कहा इस बुली के लिए जो तुम लोग चीयर कर रहे हो और तुम लोग जो एक बोझ हो इस ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में, यानी कि इंडिया के ऊपर तुम सारे बोझ हो। और ये इस तरह के जो अमीर लोग हैं इनको समझना चाहिए कि तुम कोई और एक पावर है जिसकी नज़र में सब लोग जो हैं बराबर हैं। फिर इसको बाद में किसी ने बताया बाजी ये जोक था। अब इतना कुछ एक छेक के लिए बोल दिया है जी। बहरहाल इसको हटाना पड़ा लेकिन अभी तक रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही गंदा रिएक्शन आने वाला है आगे से। कैसे आप ये कर सकते हैं बाजी, होश करे करो, देखिया दे करो, सच्ची भी है खबर के नहीं। अच्छा जनाब आज फिर से बाजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा
आज भड़की हुई हैं क्योंकि बाजी आज फिर से न्यूज़ में, आज बाजी का फिर से दिन है जी कंगना रनावत का। ये जो नूपुर शर्मा हैं, इनको कुछ अब थ्रेट्स मिले हैं, जो इन्होंने बात की हैं बातें गलत, उसके ऊपर इनको थ्रेट्स मिले हैं। उसके ऊपर जी फिर से कंगना रनावत साहिबा ने कहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब तुम लोग हमारे जो हैं गॉड्स के, हिंदू गॉड्स के बारे में बात करते हो तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अगर तुम लोगों को नूपुर के साथ कुछ अपने चीज़ों से नहीं मानते हो, उसकी अच्छी नहीं लग रही हैं, तो अदालत का जाके दरवाज़ा खटखटाओ, बिकॉज शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियंस। और हमारा जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान नहीं है और अफगानिस्तान की तरह फंक्शन नहीं करता। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, शायद आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद करा दूं। अब जब ये इन्होंने बातें की और वो सीईओ वाला भी वाकया हुआ तो आज ट्विटर भड़क उठा। तो ट्विटर के ऊपर क्या ट्रेंड था कि जो लफ्ज़ डम है इंग्लिश डिक्शनरी में, उसको रिप्लेस कर दें कंगना से। कुछ लोगों ने कहा कि लफ्ज़ डम बुरा मान जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो आज बहुत मारामारी चल रही थी ट्विटर के ऊपर, हैं जी, आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज डिम्पल कपाड़िया जो हैं उनकी आज बर्थडे थी, शी टर्न 65। तो उनकी जो बेटी हैं ट्विंकल खन्ना, उन्होंने अपनी और अपनी जो बहन है रिंकी, उनकी बड़ी प्यारी एक तस्वीर जो है वो की हुई थी शेयर। ये आपको पता ही है राजेश खन्ना की बेटियां हैं। तो ट्विंकल खन्ना ने इनको कहा कि बर्थडे गर्ल्स हार्ट इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल देन हर फेस, हैप्पी बर्थडे मॉम। तो लोग ये पिक्चर जो थे वो देख रहे थे और उनको जो है बड़ा इनके ऊपर जो है वो प्यार आ रहा था। और आज शिल्पा शेट्टी की भी बर्थडे थी, तो शिल्पा शेट्टी को आज एक बड़ा प्यारा ट्रिब्यूट दिया है सुनील शेट्टी ने, जो कि उनकी बहुत ही आइकॉनिक एक मूवी आई थी धड़कन, उससे इन्होंने एक क्लिप शेयर किया जिसमें कि शिल्पा शेट्टी जो हैं येलो और ऑलिव रंग के कपड़े पहन के बैठी हुई हैं। तो इस पर सुनील शेट्टी ने कहा हैप्पी बर्थडे सुपर फिट शेट्टी गर्ल। और धड़कन आपको पता ही है 2000 में आई थी, इसमें जो थे अक्षय कुमार भी थे, माहिमा चौधरी भी थी, धर्मेश दर्शन ने ये फिल्म बनाई थी और म्यूज़िक दिया था नदीम शरवन ने। तो जो ये इनको जो मिली थी बहुत ज़्यादा फ्लाइट मिली थी, यानी बहुत फेमस हो गई थी शिल्पा शेट्टी, वो ये धड़कन के बाद से बड़ी आइकॉनिक मूवी थी, इसके बाद हो गई थी। तो जनाब ये आज था। इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज़ है और इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज़ के मुताबिक इंडिया की एक टॉप साइकिलिस्ट जो हैं, जो वापस आ गई हैं एक इंटरनेशनल मैच से, उन्होंने एक लेटर लिखा था जो इंडिया की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसको, और उन्होंने कहा जी कि मेरे जो कोच हैं के शर्मा, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, मेरे कमरे में एक दिन घुस आए और मुझे पोस्ट ट्रेनिंग मसाज देने लगे, एंड देन ही इंसिस्टेड दैट आई स्लीप विद हिम। और वो कहते हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि तुम मेरी वाइफ की तरह मेरे साथ बिहेव किया करो। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये सारा कुछ इसीलिए, ये स्लोवेकिया के अंदर ये सारी टीम गई हुई थी इंडिया की साइकिलिंग की, जिसमें 5 मेल्स और ये एक फ़ीमेल थी। तो ये वापस आ गई। इन्होंने अपने माँ बाप को कहा जी कि मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स के अंदर मेरा कोई जो है वो करियर बन सकता है, मेरी शादी का आप इंतज़ाम करें। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसने पूरे का पूरा एक तो स्लोवेनिया से कंटिजेंट वापस बुला लिया है और ऊपर से उन्होंने कहा जी कि हम अब एक जो है इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बिठाएंगे। तो ये आज काफ़ी इस खबर ने भी इंडिया के अंदर तूफान मचाया कि भाई लड़कियां जो हैं, जो फीमेल हैं एथलीट्स, उनके साथ क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेटिंग दुनिया की बहुत बड़ी खिलाड़ी मिथाली राज, 39 ईयर्स उनकी एज है, ये थी कैप्टन थी इंडियन फीमेल टीम की। इन्होंने आज अचानक से अनाउंस कर दिया है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है ये रिटायरमेंट ले रही हैं। तकरीबन 20 साल ये खेली हैं और इनको अब रिप्लेस किया है हरमनप्रीत कौर से। अब उनको ओडीआई का बनाया गया है कैप्टन और सिलेक्शन कमेटी आज मिली थी क्योंकि इनका जून 23 से श्रीलंका का टूर शुरू होने वाला है। तो अब मिथाली राज की जगह हरमनप्रीत कौर को बनाया जा रहा है। एंड जनाब आपको पता ही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई, आज फर्स्ट ओडीआई था मुल्तान के अंदर। तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त ये जो खेला इन्होंने, और वेस्ट इंडीज़ के जो ओपनर हैं शाय होप, उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त जी फटे चक दिए। 134 बॉल्स पे उन्होंने 127 बनाए और 305 फॉर 8 था इनका स्कोर, जो कि लग रहा था बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बाबर आजम ने एक दफ़ा से फिर बचा लिया। 107 बॉल्स पे 103 रन्स बनाए। तो पाकिस्तान ने 306 फॉर 5 किया और पहला ओडीआई जीत लिया। वाह जी वाह, क्या बात है। दोनों टीमों के स्कोर देखो ज़रा, क्या बात है। इसका मतलब है मुल्तान की जो पिच है वो बैटिंग पिच है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट द ओलंपिक जिमनास्ट्स।
इनके अंदर जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट सिमोन बाइल्स, एली राइसमन और मकेला मरूनी हैं, और इन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये जो है हमारा जो स्पोर्ट्स डॉक्टर है लैरी नसर, ये हमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, और इसके साथ और भी कोई 70-80 के करीब लड़कियां थी, बल्कि 90 कुछ लोग तो कहते हैं लड़कियां थी जिन्होंने कहा था कि इसने इनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। तो इन्होंने एक शिकायत दी थी, और शिकायत के बाद जो है FBI के 2 एजेंट्स जो थे उनको कहा गया था कि तुम ये सारी इन्वेस्टिगेशन करो। बहरहाल जी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और जस्टिस डिपार्टमेंट जो था उन्होंने कहा था कि हम वो जो 2 FBI के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको हम जो है प्रोसिक्यूट भी अब नहीं करेंगे। तो एज अ रिजल्ट इन सब लड़कियों ने आज $1 बिलियन के लिए FBI को सू किया है। अमेरिकन FBI को उन्होंने सू किया। उन्होंने कहा जी कि हमने 2015 में जब ये नसर जो है डॉक्टर, इसके खिलाफ जिस वक्त हमने खबर डाली थी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उसके बाद 70 यंग एथलीट्स को इसने सेक्सुअली अब्यूज किया। तो चूंकि FBI ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो इसलिए उन्होंने एजेंसी के ऊपर सू किया है। अभी तक जो है कोई भी इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन देखेंगे आने वाले दिनों में जनाब क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की खबरें, गर्मा गर्म। क्या बात है शादी जी, गर्मा गर्म खबरें।